नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। बहुत स्वागत आपका। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है, नेताओं के बयान मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को पार करते जा रहे हैं। खंडवा में कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कोरोना के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दे दिया। पीसी शर्मा ने दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उनकी हत्या की है। दरअसल नंद कुमार चौहान की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी और पीसी शर्मा यह कहना चाहते थे कि दोनों सरकारों ने कोरोना से निपटने के व्यापक इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से उनकी मौत हत्या के तौर पर नजर आती है। उधर बीजेपी ने पलटवार किया। इससे पहले कांग्रेस से अरुण यादव भी बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बवाल मचा चुके हैं अपना बयान देकर। आखिर इस सियासी रण में चुनावी लाभ के लिए क्या नेता शब्दों की मर्यादा ऐसे ही तोड़ते रहेंगे? और जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ रहा है, ये मर्यादाओं की जो सीमा है ये क्यों टूट रही है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। अब लोकसभा खंडवा के पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान जी की मौत को लेकर के क्या कह गए पीसी शर्मा और इस पर कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से तंज कर रहे हैं, जरा देखिए। ये तो वहाँ दमोह में भी उतरे थे, क्या हुआ वहाँ पे? 18,000 वोट से आ रहे। ये जनता उतर गई है इनके खिलाफ, क्योंकि जो चुनाव हो रहा है ये बीजेपी की सरकारों ने नंद कुमार चौहान की हत्या की है, मोदी सरकार ने और शिवराज सिंह सरकार ने, और इस हत्या का बदला जो कोरोना में हत्या हुई है उसका बदला जनता लेगी। देखिए, मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। ऐसे लोग जो कुछ भी बात करते हैं उसकी बात का जवाब देना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी प्रश्न पूछो और मैं किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कौन पीसी शर्मा और किस प्रकार इस प्रकार बात करें, मेरे ख्याल है ठीक नहीं है। और आइए अब देखते हैं कि अरुण यादव ने क्या कहा है बीजेपी को लेकर और इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या बयान आया है। अब 2021 आ गया है। राजू भाई, स्मृति ईरानी बहुत याद है तुमको कई बात डोगरी नहीं गया हुआ। 2021 में खाने का तेल का भाव 180 रुपया, पेट्रोल का भाव 116 रुपया, डीजल का भाव 109 रुपया। तब भाजपाई क्या कहते हैं, हमारे जमाने में महंगाई डायन थी और इस सरकार में महंगाई अप्सरा बन गई है, हेमा मालिनी बन गई है। बताइए, स्मृति ईरानी जी को याद कर रहे थे, हेमा मालिनी जी को याद कर रहे थे। स्मृति ईरानी जी के बारे में जो बोल रहे थे, ये वही स्मृति ईरानी है जिसने अमेठी में तुम्हारे नेता राहुल गांधी को धूल चटाई है। और उनके बारे में कुछ भी बोले, अरे प्रख्यात कलाकार है, हेमा मालिनी जी प्रख्यात कलाकार है। माताओं की हम इज्जत करते हैं, लेकिन डुकरिया को बूढ़े हो गए। अब बताओ, ये चुनाव के मुद्दे क्या कांग्रेस में? आप बताओ, चुनाव का मुद्दा किसान के खेत में पानी आएगा ये है कि ये होगा मुद्दा कोई बूढ़ा हो गया कि कोई डुकरिया हो गया? और उधर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी बयान दे रही थी और उस पर भूपेंद्र गुप्ता ने क्या तंज किया है ये भी जरा देख लीजिए, क्योंकि बयान जबरदस्त हो रहे हैं उपचुनाव जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक ला रहे हैं। विदर्भियों का नाम कभी नहीं लेना और इसलिए वो विदर्भियों का नाम ही नहीं लेते। मैंने अभी एक ही बात कही कि जो काले मन का व्यक्ति होता है वो अगर परिक्रमा कर ले नर्मदा मैया की और उसका मन साफ नहीं हुआ, तो आप बताइए कि दोष किसका, नर्मदा मैया का या काले मन के व्यक्ति का? साध्वी जी के श्राप के कारण लोगों को भगवान ऊपर 2 महीने के अंदर बुला लेते हैं, तो साध्वी जी की ऊपर जो ये महान कृपा है भगवान की, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं श्राप दे देती? तो पाकिस्तान टाइम बोल जाएगा। कोरोना को श्राप दे दें, कोरोना टाइम बोल जाएगा। इससे देश की खिदमत होगी, देश का कल्याण होगा।
संतों का काम है कल्याण करना। तो ये जो प्रज्ञा सिंह जी हैं वो पाकिस्तान को श्राप दे दें, कोरोना को श्राप दे दें, तो मानव जाति का कल्याण हो। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखा देते हैं क्योंकि ये सवाल बेहद जरूरी है। कब तक आखिर मर्यादाएं टूटती रहेंगी? उपचुनाव में तेज हुए सियासी वार, शब्दों के बाण लक्ष्मण रेखा कर रहे पार। पीसी शर्मा का विवादित बयान, केंद्र और राज्य ने की नंद कुमार चौहान की हत्या। कांग्रेस से अरुण यादव के सियासी तीर, बीजेपी की साध्वी भी लगातार दे रही हैं बयान। एमपी में उपचुनाव का समर, नेताओं के बयान मर्यादा की बयान से बाहर, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजपाल सिसोदिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है। बहुत बहुत स्वागत है सिसोदिया जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक सुरेश राजे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं सिसोदिया जी आपके पास। सर, क्या ये उपचुनाव इस बार क्या बिल्कुल भाषण वीरों का चुनाव होने जा रहा है? क्योंकि बयान तो हम देखते थे, लेकिन उपचुनावों में इतनी गर्मी, ऐसा लग रहा है कि शब्दों की अग्नि से ही भस्म कर देंगे, विरोधियों को चुनाव तक जिंदा ही नहीं रहने देंगे। क्या हो क्या रहा है सर ये? सार्वजनिक जीवन में विशेष करके चुनाव के समय में जब आदर्श आचार संहिता लगी तब तोल मोल के बोलने का काम करना चाहिए नेताओं को। और मैं समझता हूँ कि मातृशक्ति इस भारतवर्ष में तो अभी हम लोग पूजते हैं माता को, और ये न माता की पूजने के दिन चल रहे थे नवरात्रि के, और उसके ठीक बाद में जिस प्रकार का बयान अरुण यादव जी का खंडवा में आया, एक तरफ उनकी नेता प्रियंका गांधी ये बात कह रही है कि महिलाओं के लिए हम 40% आरक्षण करेंगे, और दूसरी तरफ वो जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही शिखर पे है, जिन्होंने इनके नेता राहुल गांधी को हराया, उनके बारे में इस प्रकार, और उनके बारे में नहीं, ये नारी जाति के बारे में जो कांग्रेस ने अपने असली चरित्र का जो है परिचय देने का काम किया कि वही कांग्रेस है जो नारी को सिर्फ एक सरला मिश्र समझ, तंदूर की नैना साहनी। ये कांग्रेस का इतिहास, इन्होंने इस देश की मातृशक्ति को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया। आज भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। हमने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से लेकर तो कन्या पूजन और कन्याओं कन्यादान से लेकर तमाम वो योजनाएं लागू करने का काम किया है जिससे महिलाओं की सम्मान। हमने स्थानीय चुनाव जो होते हैं नगरीय निकाय और पंचायत के, उसमें मातृशक्ति का 50% आरक्षण करने का काम करा है पिछले 3 चुनाव से। ठीक, ये शिवराज सरकार की उपलब्धि है। एक तरफ हम नारी को सम्मान देते हुए उनकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है सर। दूसरी तरफ इस प्रकार के बयान से, लेकिन बयान तो सिसोदिया जी दोनों तरफ से चल रहे हैं। सुरेश राजे जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी बात कर लें। सुरेश राजे जी, बिना नाम लिए हुए दिग्विजय सिंह को विदर्भी, काले मन का कह देना, फिर आपकी तरफ से अरुण यादव जी की तरफ से बुढ़िया बता देना एक बड़ी नेत्री को, ये तमाम आपको लगता है कि जरूरी है? क्या ये इसकी जरूरत है इन सब चीजों की? बहुत गंभीर मुद्दे हैं। मैं तो आपके माध्यम से जी आदरणीय सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ कि आप मुद्दों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चुनाव आया, जैसे ही चुनाव आया तो कुछ न कुछ ऊल जलूल बयान देकर पूरे चुनाव के माहौल को विवादित उसमें ले जाना चाहते हैं। आप मुद्दों की बात करो, आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या महंगाई पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या बेरोजगारी पे चुनाव लड़ना चाहती है? ठीक है, अभी उन्होंने कहा कि हमने 50% आरक्षण दिया, किसने मना किया कि आपने नहीं? अगर वो आरक्षण दिया तो वो सभी के लिए है, लेकिन कम से कम आप कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या दिया? आप महंगाई की बात करते थे, इनके संपर्क में, संबंध में, इनके समर्थन में बाबा रामदेव कहते थे कि अगर काला धन आ गया तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा देश के अंदर। पेट्रोल के भाव कहाँ है, खाद्य तेल के भाव कहाँ है? और तो और तात्कालिक परिस्थिति में जो किसान अन्नदाता है, पहले वो बाढ़ आपदा से परेशान, फिर बेमौसम बरसात से परेशान हुआ, फिर जो इनके नेता, जिनकी वजह से ये सरकार बनी है, अभी जो सरकार में ये बैठे हैं, ये सरकार जिनकी वजह से बनी है, आपको ध्यान है उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी थी? उन्होंने पार्टी छोड़ी थी कि अगर
शिक्षकों के मान सम्मान पे कोई आंच आएगी तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। वही शिक्षकों को आप भोपाल में आज क्या सम्मान दिला रहे हैं? अपने मुद्दों पे बात करो। अगर मुद्दों पे बात करना है तो इस मुद्दे पे बात करें आप। क्या किसान को मिलने वाले खाद के लिए कभी ऐसी लाइन लगते देखी है आपने जो आज मध्य प्रदेश की हालात है? आप मुद्दों की बात करें। लेकिन आप सुरेश राजे जी, महंगाई का मुद्दा जैसे बड़ा था और उस मुद्दे को अरुण यादव जी उठा रहे थे मंच से, हमने देखा, लेकिन उसमें ये जो तड़का लगाते हैं ना कि स्मृति ईरानी, डोकरी, दरअसल आज डिबेट का वो जो मुद्दा है वो यही है कि इनकी जरूरत क्या है? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट हो गया है कि जब तक हम कुछ विवादित कहेंगे नहीं तब तक लोगों को मजा आएगा नहीं, और मजा नहीं आएगा तो फिर मजमा कैसे लगेगा? तो लोकतंत्र क्या मजा और मजमे के आसपास घूमता रहेगा? नहीं, लोग मजमा देखना नहीं चाहते, जनता काम चाहती है। ये जनता को इस मजमे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम विवादित बयान देके इसको मजमे की तरफ ले जाना चाहते तो गलती किसकी है? आप बताइए ना। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आज शिवराज जी उपचुनाव में 4-4, 6-6 आम सभाएं कर रहे हैं। इसकी जगह लगातार उनको 15-17 साल हो गए शासन करते। अगर उनकी योजना इतनी कारगर है, अगर लोग उनके काम से इतने संतुष्ट हैं, तो मैं कह रहा हूं उन्हें तो भोपाल में बैठ के सिर्फ एक टीवी में बयान देना चाहिए और जनता उनके पीछे पीछे वोट डालने घूमेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, आपके माध्यम से आप बताने की बात करें मुझे कि आप मुद्दों की बात करें। मैं फिर कह रहा हूं आप मुद्दे पे आए, चाहे किसान का मामला हो, चाहे नौजवान का मामला हो, चाहे बेरोजगार का मामला हो, चाहे व्यापारी वर्ग का मामला हो। आप ये बताएं इनके शासन काल में कौन सुखी है? ठीक है, सिसोदिया जी से बात कर लेते हैं। सिसोदिया जी, बयान तो हम देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन खाद में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। ग्वालियर चंबल अंचल में तो हालात इतने खराब हैं कि ऐसा लगता है कि कब वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाए। हम देख रहे हैं, नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं सरकार कोई भी नेता जाकर के बीजेपी का जनता के बीच में ये नहीं कह रहा है कि हमने इतना सारा रोजगार दे दिया। हम देख रहे हैं महंगाई को लेकर के कोई बयान नहीं आ रहा है। तो सर, मुद्दे तो ये होने चाहिए जो शिवराज जी कह रहे थे। बिल्कुल देखिए, मैं आपकी बात को यहाँ रोकना चाहूंगा जी। खाद के संकट की आप बात कर रहे हैं, कहीं भी खाद का संकट नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में खाद उपलब्ध है। देखिए, नहीं, मुरैना की जो घटना है उसमें सिर्फ मुरैना की जो घटना आप बता रहे हो उसके अंदर खाद तो था, परंतु उसके वितरण के समय में कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी और उस ट्रक को लूट लिया गया। ये एक आपराधिक कृत्य हुआ है वहां पे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में, मैं खुद भी किसान हूँ, उज्जैन से बिलोंग करता हूँ, मैं सहकारिता का नेता भी हूँ, अपेक्स का डायरेक्टर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, कहीं भी खाद का संकट नहीं है। ये बात सही है कि देखिए, कहीं भी खाद का संकट नहीं है। आपको विषय को समझना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ है, मेरी बात आ जाए, जब आप बोल रहे थे राजेश साहब तो हम सुन रहे थे। सुरेश जी, हमारी बात आ जाए, देखिए, आप भिंड देखिए, आप कह रहे थे खाद की किल्लत नहीं है। सुरेश जी, कि आप लोगों का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। वास्तविक में क्या हुआ है, खाद पर्याप्त है, सभी गोडाउनों में खाद है। एकदम से मानसून के बाद में मावट होने की वजह से किसानों को एक साथ बोली करने का समय आ गया। पहले क्या होता था, अगर मावट नहीं गिरती होती है तो रिलोई होती है, पहले पलेवा होता है और पलेवा होकर सने बोनी होती है गेहूं की। एक साथ नहीं होती है गेहूं चने की बोनी। परंतु चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में मावट गिरी और मावट गिरने के बाद में पूरी जमीन में पानी हो गया और अब एक साथ बोनी का काम शुरू होने वाला है, तो सभी किसान खाद लेने के लिए एकदम से सेंटर की तरफ। सुरेश जी, ये तो कुदरत का दोष हो गया। सुरेश जी, सिसोदिया जी, खाद तो उतना ही लगा ना हो सकती है। सिसोदिया जी, खाद तो उतना ही लगा कि कोई दुगना खाद लग गया। सिसोदिया जी, सच्चाई से मुंह मत फेरो। आप ये स्वीकार करो कि आप देखिए, आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था फेलुअर है। आप बताइए, अरे अभी आप एक बार बताइए सिसोदिया जी, अभी आप सरसों की बुआई के लिए खाद नहीं दे पा रहे था, अभी गेहूं की बात ही नहीं आई। किसान नहीं है, और अगर किसान है तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। या तो आप किसान नहीं है विधायक जी, और अगर आप किसान है तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। मैं खुद 200 बीघा में गेहूं बोता हूँ। मेरे यहाँ जो बोनी चलती है वो 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बोनी चलती थी, परंतु अभी बारिश हो गई। अब मैं एक साथ 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच खाद तो उतना ही लगा था, डबल खाद कर लिया। ये बताइए, यहाँ पर वो 5 दिन में लगा और 1.5 महीने में लगा, उसमें अंतर
नहीं है क्या? अरे तो लेकिन आप स्टॉप को पहले से करोगे कि बारिश होने के बाद करोगे? चलिए ठीक है सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है सुरेश राजे जी, आप देखिए बता रहे हैं कि अचानक से जरूरत आ गई, मौसम का मिजाज ऐसा था और इसलिए कुछ अव्यवस्था हुई है, कमी नहीं है। वो कह रहे हैं हो सकता है वितरण व्यवस्था में कहीं कोई भूल चूक हो गई हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तो एक मुद्दा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी के जो जरूरी मुद्दे हैं वो इस उपचुनाव में मुद्दे बन पा रहे हैं? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों को भटकाकर विवादित मुद्दे कर ही चुनाव लड़ती है। मुद्दों पे कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती। आप बताइए ना। आप किसानों तो मेरी बात पे इत्तेफाक रखेंगे और आप कहिए तो मेरी आवाज तो जितने किसान सुन रहे हैं वो अक्षर पर सहमत होंगे कि जो गेहूं की बोली 1.5 महीने तक चलती थी वो इस मावट के गिरने की वजह से वो 5 दिन 10 दिन में वो बोली संपन्न होगी। तो जो 1.5 महीने के अंदर खाद लगना था वो सिर्फ 5 दिन में सिसोदिया जी क्या किसान ने दोगुना दे दिया? खाद की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, क्या खाद दोगुना ले लिया किसान ने? ना सिसोदिया जी, सिर्फ खाद तो एक एग्जांपल है। सिसोदिया जी मूल प्रश्न मेरा ये था। ठीक है सिसोदिया जी मूल प्रश्न मेरा ये था। राजपाल सिसोदिया जी, राजपाल जी राजपाल जी प्लीज, राजपाल जी प्लीज, खाद की बात कर रहे हैं। जल्दी हो राजपाल जी की आवाज थोड़ा ठीक करें, बहुत दिक्कत हो रही है। हम जब तक सुरेश जी से एक सवाल लेते हैं तब तक उनका ऑडियो ठीक कर लें। सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्या मूल मुद्दे होने चाहिए और कौन से मुद्दे ऐसे होना चाहिए, और अगर है तो जानबूझ करके क्यों कांग्रेस जब अपने महंगाई जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा, गंभीर मुद्दा, ऐसा मुद्दा जिस पर सरकार को आप घेर सकते हैं, उसमें इस तरह के शब्द, डोकरी और बाकी चीजें ला करके उस चटकारे के चक्कर में उस असल मुद्दे की गंभीरता को खत्म कर देते हैं? देखिए साहब, सरकार तो घिरी हुई है, सरकार को घेरने की जरूरत नहीं है। और जहां तक सवाल मुद्दों का है तो मैं कह रहा हूं ना कि 24 घंटे बिजली की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहां है? 10 घंटे बिजली नहीं दे पा रही। किसानों को 12 घंटे बिजली, वो भी कब? रात को 12 बजे। यानी किसान क्या है, रात को 12 बजे जाए और खेत पे जाए और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 12 बजे भी बिजली मिल जाएगी। ये फेल्यूर नहीं है किसान का? ये कहते हैं हम आय दुगनी करेंगे, क्या ऐसे ही आय दुगनी करेंगे? बिजली देंगे नहीं, खाद देंगे नहीं, और डीजल कहां से कहां पहुंच रहा है, उसकी लागत कहां पहुंच रही है, इनकी कोई, देखिए कोई सारी व्यवस्था चौपट है। कई खाद के स्टॉक इनके अधिकारी चेक नहीं कर रहे हैं। दवाइयां किस तरह की बाजार में जा रही हैं उसको ये कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, और हालात बद से बदतर है। मैं कह रहा हूं साहब, मैं इनसे मेरी बात का जवाब दे दें। अभी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई, बाढ़ आपदा के प्रबंधन में कितना पैसा इन्होंने बांटा? मकान की तो बात छोड़िए, 1 रुपया भी ये सर्वे के नाम पर इन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया। और अभी देखिए तात्कालिक रूप से, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ एक और भीषण आपदा आई है। वो भीषण आपदा क्या आई है? बेमौसम बरसात के कारण पूरी तो हमारे यहाँ लगभग 70 से 75% धान की फसल चौपट हो गई। लगभग 80 से 90% जो बोनी की थी सरसों की, किसान ने उधार बीज लेकर अपनी बोनी की थी, बेमौसम बरसात के कारण वो चौपट हो गया। कम से कम शिवराज जी इसकी भी चिंता करें। ये लगातार उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण इनके लिए नहीं होना चाहिए जितना अन्नदाता का दर्द इनको दिखना चाहिए, उसकी भी सुध ले ना। सिसोदिया जी, ठीक है सिसोदिया जी, मैं देखता हूं कि जब उपचुनाव आते हैं तो अचानक से एक नई योजना बन जाती है और वो लागू करने के लिए ऐलान भी हो जाता है कि आदिवासियों के लिए घर पहुंच राशन की सेवा शुरू होगी, और उसके एग्जीक्यूशन की बात भी कही जाती है। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में जो बाढ़ आई थी, जब हमने देखा था कि कितने विकट हालात थे, उस समय का मुआवजा अभी तक नहीं मिला और अब दूसरी आपदा आ गई है, जैसा कि सुरेश राजे जी कह रहे हैं। तो सर, प्राथमिकताएं तो तय करनी होंगी ना। हमारी प्राथमिकताएं उपचुनाव होंगी या चुनावी क्षेत्र में किए जाने वाले ऐलान होंगे, या जो पुराने वादे किए हैं, ऐलान किए हैं, उन पर कार्रवाई हो जाए, वो राहत पहुंच जाए लोगों तक, वो होंगे? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर चंबल में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के समय में पूरे समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में थे, कमलनाथ जी कहीं नहीं थी। पहली किस्त मुआवजे की हम जमा कर चुके हैं, दे चुके हैं। दूसरी किस्त आने वाली है, शीघ्र मिलेगी। तीसरी बात जो आपने उठाई कि चुनाव के समय पे योजना आ जाती है, उपचुनाव के समय योजना आ जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आदिवासियों को राशन मिलने की बात है तो 1 नेशन 1 राशन की योजना पहले से थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री अन्न
अन्न योजना में हमने अभी ये खाद्यान्न देने का काम किया और ये चुनाव के पहले भी हम दे चुके थे। हमने 6 महीने का भी कोरोना काल में खाद्यान्न देने का काम किया है ना। हम पहले गरीब आदमी दर-दर भटक रहा है पर्ची के लिए, पर्ची नहीं लग रही है आपके यहाँ। अरे आप नहीं लग रही है सुरेश जी, आप बोल रहे थे जब मैं सुन रहा था, थोड़ा धैर्य तो रखो। आप तो सम्मानित विधायक है, आप तो सदन की भी गरिमा जानते हैं, तो ये भी सदन ही चल रहा है अपना। तो मैं ये कह रहा था कि हम ये खाद्यान्न पहले से बांट रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव उपचुनाव आया तो बांटने लगे। ठीक है, उपचुनाव आया तो खाद्यान्न बांटना बंद कर दे। ना जो घर पहुंच होम डिलीवरी की जो बात कही गई सर, मेरा उससे ताल्लुक था। खैर मैं मूल मुद्दे पर लौटता हूँ राजपाल जी, मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ। मेरा मूल मुद्दा ये है सर, माननीय अभिलाष जी, हमारा ये चरणबद्ध कार्यक्रम था। पहले हमने कोरोना के समय में 6 महीने का इकट्ठा राशन देने का काम किया, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न महोत्सव के कार्यक्रम किए, वो चुनाव के पहले हुए थे। उसके बाद में इस बीच में जो है राशन कार्ड अपडेट हुए और राशन कार्ड के तहत वन नेशन वन राशन की योजना भी हमारी चालू हो गई है, जिसमें अगर राशन कार्ड वैलिड देश में किसी भी कोने में है तो वहाँ राशन प्राप्त कर सकता है अपने राशन कार्ड के आधार पर। सिसोदिया जी मेरा सवाल ये है सर, आपका राशन आपके घर, ये योजना है, ये पहले से अनाउंस थी, चुनाव बाद में अनाउंस हुआ, ये योजनाओं के चरणबद्ध पहले से अनाउंस था। ठीक है सिसोदिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा है आप घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सुरेश राजे जी, मैं आऊंगा आपके पास। सिसोदिया जी, एक सवाल, मेरा मूल सवाल जो है, क्या आपको लग रहा है कि मूल मुद्दों से भटक रहा है उपचुनाव? क्योंकि बात होनी चाहिए विकास की, बिजली की, पानी की, सड़क की, रोजगार की, महंगाई की, और अब बात हो रही है हेमा मालिनी की, बात हो रही है स्मृति ईरानी की, बात हो रही है बुढ़िया की, बात हो रही है कत्ल की। ये मुद्दे आपको लग रहा है जायज हैं? क्योंकि सियासत से तो आप भी ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है ये ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की सियासत सही दिशा में है? मुझे तो ऐसा लगता था कि अरुण यादव जी कांग्रेस को पैकिंग करने के मूड में है खंडवा में, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो। तो उनको टिकट मिला नहीं, उनको विड्रॉ होना पड़ा। और उनका और राजनारायण सिंह जी का क्या रिलेशन रहा है लंबे समय तक, वो अभी समय समय पे वीडियो आ रहा तो समझ में आ रहा। तो मुझे लगता है कि अरुण जी वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस में करते हैं कांग्रेस के नेता, उनको उनके काम की बधाई। पर हम तो किसी प्रकार के प्रोपोगंडा में फंसने वाले नहीं हैं। हम तो निवारक से लगा के तो तमाम उपचुनाव के क्षेत्रों में जो विकास किया उस विकास को लेके ही जनता के बीच में जा रहे हैं। हम तो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जिन हितग्राहियों को हमने लाभान्वित किया है उनके बीच में जाकर पार्टी की रीति के साथ बात कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर बात कर रहा है। सुरेश राजे जी, और जनता हमारा आशीर्वाद देगी, हमको भरोसा है। ठीक है सुरेश राजे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जानबूझकर के मुद्दों को भटकाया जा रहा है? और जैसा कि कह रहे हैं कि अरुण यादव जी शायद कुछ करने के मूड में हैं, क्या आपको लगता है कि उधर से साध्वी प्रज्ञा भी कुछ ऐसे ही, क्योंकि विवादित बयान वो भी दे रही हैं या भाषा की मर्यादा को लांघ रही हैं, तो क्या उनका भी कुछ ऐसा ही मंशा है? हो सकता है सिसोदिया जी अब इसी उसमें रहे कि अरुण यादव जी कुछ कह दें और कुछ ऐसा वैसा हो जाए। देखिए ये तो जनता जनार्दन है और जनता ही भगवान है। अगर जनता पे मत का अधिकार न हो तो फिर तो ये विवादित बयानों से ही काम चल जाए, चुनाव की जरूरत न पड़े। आप परिणाम आएगा तब देखना। और ये भरोसे में बैठे रहे, बहुत अच्छी बात है कि कुछ ऐसा वैसा अरुण यादव जी कर दे, वो तो ये करने वाले वो करने वाले। पहले आप अपनी भाजपा की चिंता करो कि भाजपा के लोग क्या करने वाले हैं खंडवा में और चारों जगह, उसकी भी चिंता करें। और हम तो अपनी जनता के ऊपर, जनता की दम के ऊपर और जनता के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस अपने मुद्दों पे कायम है, कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पे कायम है, कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पे कायम है, कांग्रेस ये टोटल अव्यवस्था जो बना रखी है प्रदेश में उस मुद्दों को लेके कायम है। और जनता के बीच हम अपनी बात रख रहे हैं। हम कोई विवादित मुद्दों की तरफ चुनाव को ले जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो मुद्दों की बात करें, ठीक है सर, की बात करें। ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बड़ी अच्छी डिबेट आप लोग कर रहे थे, लेकिन सिसोदिया जी, सुरेश राजे जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मुद्दे तो बहुत हैं और हर कोई कहता है कि हम असल मुद्दों पर रहना चाहते हैं, लेकिन सियासी जुबान खर्च में तड़का कुछ ऐसा लग रहा है कि असल मुद्दों की गंभीरता थोड़ी सी क्षीण पड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं मुशायरा वो बयानवीर नेता लूट ले रहे हैं जो इधर उधर की बात कह रहे हैं। अब जनता का दिल फरेब अंदाज ये जो है नेताओं को, जनता का किसको पसंद आता है, जनता को कितना किसका, ये देखना होगा। और क्या असल मुद्दे इस चुनाव के केंद्र में रहेंगे,
या फिर एक बार फिर बयान वीरों के बयानों के तीर ही चलेंगे, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल सिसोदिया जी, सुरेश राजे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।